अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने स्टार्ट किया था ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन ऑफ कैरीज इन प्री स्कूल चिल्ड्रंस। तो प्री स्कूल चिल्ड्रंस के बारे में हम पढ़ रहे थे। हमने उनकी प्रिवेंटिव केयर्स के बारे में भी पढ़ लिया था। हमने उनकी जो प्री स्कूल चिल्ड्रन की अर्ली चाइल्डहुड केयर्स थी उसके बारे में भी पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे कि हमारे पास इनकी ट्रीटमेंट किस तरह से होती है, यानी इसके लिए हमारे पास वो ट्रीटमेंट ऑप्शंस कौन से हैं जिनके थ्रू हम प्री स्कूल चिल्ड्रन में कैल्शियम को प्रिवेंट करें और उनके टीथ को भी रिस्टोर रख सकें। सो ट्रीटमेंट ऑफ डेंटल कैरीज इन प्री स्कूल चिल्ड्रन, हमारे पास कुछ ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं जिनके थ्रू हमने प्री स्कूल चिल्ड्रन की कैरीज को प्रिवेंट करना है। फर्स्ट वन हमारे पास है टेम्पोराइजेशन ऑफ ओपन कैविटीज। टेम्पोराइजेशन इज द टेम्परेरी ट्रीटमेंट, ठीक है, यानी फॉर शॉर्ट पीरियड के लिए आप किसी चीज को ट्रीट करते हो तो उसको हम टेम्पोराइजेशन कहते हैं। तो फर्स्ट ट्रीटमेंट चॉइस जो हमारे पास प्री स्कूल चिल्ड्रन में है वो है ओपन कैविटीज को टेम्पोराइज करेंगे, यानी फॉर द शॉर्ट टाइम या कुछ टाइम के लिए आप उन ओपन कैविटीज को टेम्पोराइज कर रहे हैं, यानी आप उसकी मैनेजमेंट कर रहे हैं बट फॉर द शॉर्ट पीरियड। As an initial step in the management of caries, open cavities should be hand excavated. हम ऑलरेडी पढ़ते आ रहे हैं कि जब भी हमारे पास कैविटीज आ जाती हैं तो हम उनको एक्सिवेशन भी कर लेते हैं, हम उन पे पर्स भी यूज़ कर लेते हैं, हम इस कैविटी को प्रॉपर शेप भी दे देते हैं। तो इस केस में भी जब हमारे पास पीवीज में ओपन कैविटीज आ जाएंगी तो हम उसको हैंड एक्सिवेटेड कर देंगे, यानी आपने हैंड इंस्ट्रूमेंट से उनको एक्सिवेट कर देना है। देन यू टेम्पोराइज विद सुटेबल मटेरियल, और इसकी टेम्पोराइजेशन के लिए आप कौन सा मटेरियल यूज करेंगे, यानी फॉर द टाइम या फॉर द शॉर्ट टाइम के लिए आप जब उसको मैनेजमेंट कर रहे हैं तो कौन सा मटेरियल यूज करेंगे। सो फर्स्ट वन हमारे पास है रेनफोर्स जिंक ऑक्साइड एंड इथेनॉल सीमेंट, हम इसको भी यूज कर सकते हैं। हम पैकेबल ग्लास आइनोमर सीमेंट को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड वन हमारे पास है कि केरियस एक्सपोजर्स ऑफ वाइटल एंड नॉन वाइटल टीथ कैन बी ड्रेस्ड विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ। अच्छा, फिर हम देखेंगे जो हमारे पास केरियस एक्सपोजर यानी ओपन कैविटी तो आ गई है, केरियस ने किया टूथ की वाइटिलिटी को या टूथ नॉन वाइटल है, क्या उस चीज को एक्सपोज किया है कि नहीं, मीन्स की क्या वो पल्प तक पहुंची है या नहीं पहुंची, तो उसको हमने ड्रेस करना है विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ पॉली एंटीबायोटिक स्टीरॉइड पेस्ट के साथ, ठीक है, उसकी ड्रेसिंग कर देनी है। और या उस पेस्ट को हमने कॉटन वूल पे डाल देना है और कवर्ड कर देना है बाय अ सुटेबल ड्रेसिंग मटेरियल, ठीक है। थर्ड वन हमारे पास है कि जो ओपन कैविटीज को हम ड्रेस करते हैं उसकी हमारे पास नंबर ऑफ एडवांटेजेस है। The first one, it serves as a simple and straightforward introduction for the child to dental procedure. यानी फर्स्ट वन जब पेशेंट आपके पास आया और वो बेबी भी है तो जो उसके लिए आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो बिल्कुल सिंपल प्रोसीजर परफॉर्म करें ताकि उसके माइंड में फेयर भी ना आए और वो बिल्कुल रिलैक्स होके अपनी डेंटल यूनिट और चेयर पे जो है बैठ सके और आप उसके ऊपर जो है वो ट्रीट कर सके उसको, ठीक है। तो फर्स्ट विजिट में आप उसके लिए एक सिंपल ड्रेसिंग कर लें, ठीक है, ताकि बस उसका पेन जो है वो मैनेज हो जाए और उसकी ओपन कैविटीज को फॉर शॉर्ट टाइम के लिए क्लोज कर ले, ठीक है। तो जिसके लिए हम उसकी ड्रेसिंग कर लेते हैं। सो ड्रेसिंग शुड बी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड इंट्रोडक्शन है फॉर द चाइल्ड टू डेंटल प्रोसीजर, कि डेंटल प्रोसीजर्स के बारे में उसके माइंड में जो फर्स्ट इंप्रेशन आएगा वो एक सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड आ जाएगा कि हाँ बस सिर्फ ड्रेसिंग हो रही है और कुछ तो नहीं है, ना कोई इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहा है ना कुछ और। Second one, by removing the soft caries and temporarily occluding cavities, the oral loading of mutant streptococci is significantly reduced. ड्रेसिंग से दूसरा फायदा ये हो जाता है कि जो हमारे पास वहाँ पे सॉफ्ट कैरीज हैं या जो ओक्लूजल की कैविटीज हैं और वहाँ पे जो सारे आपके म्यूटेंट स्ट्रेप्टोकोकाई हैं जो बैक्टीरिया इन्वॉल्व है, ठीक है, वो कम हो जाते हैं ड्रेसिंग की वजह से। थर्ड वन, इट हेल्प टू रिड्यूस सेंसिटिविटी एंड मेकिंग टूथब्रशिंग एंड ईटिंग मोर कंफर्टेबल, ठीक है, and also make inadvertent and also makes inadvertent toothache less likely। तो तीसरा फायदा ड्रेसिंग करने का ये है कि ड्रेसिंग से पेशेंट की सेंसिटिविटी भी कम हो जाएगी, अगर टूथ कैविटी की वजह से कोई सेंसिटिविटी उसको फील हो रही है, ठीक है, तो वो भी कम हो जाएगी, साथ में वो इजीली टूथब्रश भी कर सकेगा, अपना खाना भी इजीली खा सकेगा और जो दांत का दर्द होगा वो भी उसका कम हो जाएगा। If a suitable material is used, it can produce source of low-level fluoride release within the mouth। अब ये डिपेंड करता है आप पे कि आपने कौन सा मटेरियल जो है उसके लिए यूज कर रहे हैं ड्रेसिंग के लिए।
अगर आपने ड्रेसिंग के लिए कोई अच्छा मटेरियल यूज किया है और उसमें फ्लोराइड भी है तो फ्लोराइड रिलीजिंग भी होगी और साथ में उसका टूथ भी जो है उसकी दोबारा से रिमिनरलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगी अगर टूथ कैविटी की वजह से वो खराब हो चुका है, ठीक है। सो दिस इज द टेम्पोराइजेशन ऑफ ओपन कैविटीज। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो ये कैविटीज है ये सारी ओपन सॉरी कैरीज इनको लग चुकी है, कुछ ओपन भी है, कुछ सवेयर फॉर्म में भी चली गई है, कुछ अभी इनिशियल स्टेज में भी है। टेम्पोराइजेशन ऑफ टीथ की कुछ आपके पास की पॉइंट्स है कि अगर आपको कुछ और याद नहीं ना रहे तो इन की पॉइंट्स को जरूर माइंड में रखिए, ठीक है, कि टेम्पोराइजेशन में क्या चीज हो रही है। फर्स्ट वन, ये आपकी डेंटल सेंसिटिविटी को रिड्यूस कर रहा है, तो एक को भी प्रिवेंट कर रहा है, ठीक है, विच अकरिंग बिफोर डिफिनेटिव केयर इज कंप्लीट, यानी एक केयर स्टार्ट करने से पहले ही ड्रेसिंग की वजह से आपकी सेंसिटिविटी भी कम हो गई और आपका पेन भी कम हो गया। इट रिड्यूसेस द ओरल न्यूट्रिएंट स्ट्रेप्टोकोकाई लोड, जो हमारे पास बैक्टीरियाज हैं कैरीज काज करने वाली, तो इन बैक्टीरियाज को जो लोड है जो माउथ में या जो टूथ पे है वो भी रिड्यूस हो जाता है, मीन्स कि इनकी अमाउंट कम हो जाती है। थर्ड वन, इट सर्व एज एन इंट्रोडक्शन टू डेंटल ट्रीटमेंट। टेम्पोराइजेशन से आपके पास आप एक डेंटल ट्रीटमेंट की एक इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, किसको, बेबीज को, प्री स्कूल चिल्ड्रंस को, ठीक है। तो आपने एक अच्छा इंट्रोडक्शन देना है ताकि वो ना डरे डेंटल ट्रीटमेंट से। And the last one, it provides a source for fluoride release if a glass ionomer based material is used। ठीक है, जो पीछे हमने बात की कि हमें एक सुटेबल मटेरियल यूज करना चाहिए, तो वो सुटेबल मटेरियल आप अगर ग्लास आइनोमर यूज करेंगे तो वहां से उसकी फ्लोराइड रिलीजिंग भी होगी और टूथ जो है वो भी एक हेल्थी स्टेज की तरफ जाएगा, फिर मतलब बहुत खराब नहीं होगा, ठीक है। सेकेंड वन जो हमारे पास ट्रीटमेंट में आ जाता है कि प्री स्कूल चिल्ड्रन में अगर आप केजेस देख रहे हैं तो आप उसको फिर ट्रीट कैसे करेंगे। सो द फर्स्ट सेकेंड वन इज द डेफिनेटिव रिस्टोरेशन ऑफ टीथ, कि आप टूथ को रिस्टोर कर लो। तो कैसे आप टूथ को रिस्टोर करोगे। सो कम्युनिकेटिंग इन टर्म्स द चाइल्ड कैन अंडरस्टैंड एंड यूजिंग वोकेबलरी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द टर्म लोकल एनेस्थेसिया विल मीन नथिंग टू मोस्ट चिल्ड्रन एंड वर्ड्स सच एज इंजेक्शन एंड नीडल मे कन्वे द सजेशन ऑफ पेन एंड डिस्कम्फर्ट, सुटेबल अल्टरनेटिव टर्म्स। अच्छा, इसमें ये बात की गई है कि अगर आपने जब ये प्री स्कूल चिल्ड्रन हमारे पास क्लिनिक में आ जाते हैं या डेंटिस्ट के पास आ जाएं तो आप उनके साथ एक इजीली विकेबलरी और इजीली वर्ड्स यूज करो ताकि आप उसके साथ अच्छे से कम्युनिकेट कर सको उस चिल्ड्रन से, ठीक है। तो कम्युनिकेशन काफी इंपॉर्टेंट है ताकि आप बेबी का फेयर भी कम कर सको और ये भी जान सको कि वो आपको क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल भी है कि आपने किस तरह के टर्म यूज करने हैं, यानी किस तरह की इजी वोकैबुलरी या वर्ड्स यूज करने हैं। तो अगर टर्म लोकल एनेस्थेटिक है तो लोकल एनेस्थेटिक तो आप और मैं जानते हैं, बेबीज तो नहीं जानती कि व्हाट इज लोकल एनेस्थेटिक, ठीक है। तो अगर आप लोकल एनेस्थेटिक का वर्ड यूज करते तो उसको कुछ भी समझ नहीं आएगा, लेकिन अगर इसी लोकल एनेस्थेटिक को आप इंजेक्शन और नीडल के नेम पे यूज करोगे तो उनके डायरेक्टली जहन में आ जाएगी कि हाँ इंजेक्शन है नीडल है, वो डर भी सकते हैं और उनको लगेगा कि हाँ इंजेक्शन नीडल से तो पेन भी फील होगा और डिस्कम्फर्ट भी आएगी। तो इस तरह के वर्ड्स आप यूज ना करो, ठीक है। इसकी जगह आप ये वाली वर्ड यूज करो कि स्लीपी जूस या जंगल जूस। तो स्लीपी जूस क्या है, ये ऐसा आप उसको एक जूस दे रहे हो कि जिसकी वजह से आपका पेशेंट जो है वो स्लीपी हो जाएगा, मीन्स उसको पेन फील ही नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह की वर्ड यूज करनी चाहिए पेशेंट्स के सामने, स्पेशली जो हमारे पास पेडियाट्रिक डिपार्टमेंट में आ जाते हैं। सेकेंड वन हमारे पास है कि स्टार्ट विद द ट्रीटमेंट इन द अपर फर्स्ट आर्च एज दिस इज यूजुअली इजियर फॉर बोथ चाइल्ड एंड डेंटिस्ट। ये बात हमने पहले भी की थी लेक्चर्स में कि जब भी हम बेबीज पे या हम छोटे बच्चों पे काम करेंगे उनकी टीथ में तो हम फर्स्ट आर्च जो हम यूज करेंगे तो वो मैक्सिलरी आर्च यूज करेंगे, ठीक है। अपर आर्च पे वर्क करेंगे बिकॉज वो इजी होता है डेंटिस्ट और बेबीज दोनों के लिए। हाँ, अगर आपके पास कंडीशन जो है वो लोअर आर्च में है और अपर आर्च में ऐसा कुछ भी नहीं है तो फिर आप लोअर आर्च से ही काम स्टार्ट करेंगे। Using techniques to deliver the local analgesia painlessly are crucial। अच्छा, तो ये बात भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं लोकल एनेस्थीसिया ऑक्सीजन वाले फर्स्ट लेक्चर में कि जब हम पेशेंट को यानी बेबीज को एनेस्थीसिया देंगे तो वो हमने इस तरह से देना है, उस टेक्निक से देना है कि पेशेंट को पेन फील ना हो, ठीक है। तो यही यानी आप उसके लिए टॉपिकल पहले यूज कर लो। Care should be taken to avoid overdoses with local analgesics। ओरल एनेस्थेटिक के साथ हमने ओवरडोसेज को अवॉइड करना है बिकॉज हमने बेबी को देखकर उसके बॉडी वेट को देखकर एनेस्थीसिया देना है, ठीक है, उससे ज्यादा हमने नहीं देना। प्लेसमेंट ऑफ रबर डैम यूजिंग आर टफ टेक्निक। अच्छा, पेशेंट के लिए भी आप रबर डैम प्लेस कर सकते हैं अगर आप किसी एक टूथ पे काम करने जाते हैं और आपको आइसोलेशन की भी जरूरत है, क्लीन ड्राई एनवायरनमेंट भी चाहिए
तो उसके लिए आप रबर डैम यूज करते हैं, तो रबर डैम हम प्राइमरी टीथ पे भी यूज कर सकते हैं। वेयर द क्लैंप इज प्लेस्ड ऑन द टूथ फर्स्ट, पहले आप क्लैंप को टूथ पे प्लेस करो और फिर डैम को उसके ऊपर स्ट्रेच करो। ये भी हम प्रीवियस सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं कि हमने रबर डैम को कौन से टेक्निक्स पे यूज करना है। तो हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ टेक्निक्स थी। अच्छा, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। आपने बेबी को इस तरह की कंडीशन में नहीं डालना, फेयर कंडीशन नहीं देनी उसको, ठीक है। और आपने उसको बिल्कुल रिलैक्स रखना है। और ये आपके पास आप रबर डैम डालें, तो पहले आप क्लैंप डालेंगे, ठीक है, फिर आपने रबर डैम डाल देना है। इस तरह आप अपने टूथ के लिए आइसोलेट कर दोगे। Encouraging the child to watch in hand mirror and help to distract the child attention from the intraoral manipulation during actual placement of the dam. जब आप डैम प्लेस करेंगे तो पेशेंट ये बीबी जो है वो उनके माइंड में आएगा कि क्या हो रहा है मेरे साथ, तो ये चीज है ना, तो उस तरह वो फिर फेयर कंडीशन में भी जा सकते हैं। तो आप इस तरह करें कि उनको हैंड मिरर जो है वो हाथ में दे दे कि चले आप इस चीज में देखिए, मतलब मिरर में खुद को देखिए कि क्या हो रहा है, या इस तरह, ठीक है। तो इस तरह उसकी अटेंशन जो है वो मिरर की तरफ चली जाएगी। तो उस टाइम पे आपने फिर उसके लिए डैम जो है माउथ में प्लेस कर देना है। तो इस तरह की टेक्निक्स जो है वो डेंटिस्ट को आनी चाहिए कि किस तरह उन्होंने बच्चों को मैनिपुलेट करना है, ठीक है। तो मैनिपुलेशन टेक्निक्स भी आपको आनी चाहिए। The techniques employed for definitive restoration in young children should take into account the often active nature of the disease in this age group. आपको एक रिस्टोरेशन की टेक्निक्स आपको आनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि एक यंग चिल्ड्रन के माउथ में मैंने कौन सा रिस्टोरेशन प्रोसीजर जो है वो अभी यूज करना है अकॉर्डिंग टू द डिजीज, ठीक है। The use of plastic restorative materials should be limited to occlusal and small proximal lesions। के लिए हम प्लास्टिक मटेरियल जो है वो लिमिटेडली यूज करते हैं। एक्सटेंसिव कैरीज हो या टीथ जो है वो कैरीज की वजह से काफी ज्यादा इफेक्ट हो रही हुई हो, या उनकी मोर देन 2 सर्फेसेज इफेक्ट हो गई हैं, यानी फॉर एग्जांपल ओक्लूजल ओलेबियल हो गई है या लिंगुअल ओलेबियल हो गई है। सो द टीथ रिक्वायरिंग पल्पोटमी और पल्पेक्टमी की जरूरत है, तो इट शुड बी रिस्टोर्ड विद स्टेनलेस स्टील क्रोन। फिर आप उन बेबीज की टीथ में क्या करेंगे, पल्पोटमी या पल्पेक्टमी भी कर ले, और साथ में उनके लिए जब क्रोन डालना हो तो वो स्टेनलेस स्टील क्रोन से उसको रिस्टोर कर ले। एमलगम भी हमारे पास ज्यादातर यूज होता है, बट न्यूली इंक्लूडिंग अब हमारे पास जो और मटेरियल आ गए हैं न्यूट्री, जैसे कि ग्लास आइनोमर सीमेंट है, रेजन मॉडिफाइड ग्लास आइनोमर्स है, और पॉली एसिड मॉडिफाइड रेजिन है जो कि हमारे पास कंपोमर्स के नेम पे हैं, और कंपोजिट रेजिन जो है वो भी प्रेफर किए जाते हैं। लेकिन पहले तो एमलगम सबसे ज्यादा यूज हुआ करते थे, इस तरह की और न्यू मटेरियल नहीं थी, लेकिन अब हमारे पास न्यू मटेरियल आ गए हैं और मॉडिफाई हो रहे हैं, ठीक है। तो उनको भी आप बेबीज पे और उनकी टीथ पे यूज कर सकते हैं। However, all the latter mentioned materials is far more sensitive to moisture contamination and the technique than amalgam. So adequate isolation, preferably with rubber dam is essential. ये जो हमने सारे मटेरियल यहाँ पे पढ़ ली ये वाले, तो उनके लिए जो है मॉइस्चर कंट्रोल बहुत ज्यादा जरूरी है, आइसोलेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसके लिए आप रबर डैम को भी प्लेस करेंगे। लेकिन एमलगम को इस तरह कुछ खास की जरूरत नहीं है, तो डिपेंड करता है आप पे कि आप एमलगम यूज करना चाहते हैं या फिर ये अदर मटेरियल। सो ठीक है, सो एडिक्वेट आइसोलेशन प्रेफर विद रबर डैम इज एसेंशियल। तो आप रबर डैम प्लेस कर सकते हैं अगर आपको आइसोलेशन की जरूरत है। फिर हमारे पास है कि सीमेंट रिस्टोरेशन परफॉर्म पुअरली इन प्राइमरी टीथ एंड आर बेस्ट अवॉइडेड। जो हमारे पास ये सीमेंट रिस्टोरेशन है, ठीक है। तो सीमेंट रिस्टोरेशन जो है प्राइमरी टीथ में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते, तो हम उनको अवॉइड कर देंगे, ठीक है। अच्छा, इसकी रिस्टोरेशन की जो की पॉइंट्स है वो आपके पास ये है, जिनको आपने बिल्कुल सही से याद रखना है। मेन पॉइंट्स है कि प्लान टू कैरी आउट ट्रीटमेंट एट अ पेस दैट अ चाइल्ड एंड यू कैन कोप विद। आप उस टाइम पे उस ट्रीटमेंट को प्लान करें कि आपका चाइल्ड भी आपके पास आपके साथ कोऑपरेटिव हो, ठीक है। सेकेंड वन, इंट्रोड्यूस यंग चिल्ड्रन टू न्यू इक्विपमेंट यूजिंग अ टेल शो डू अप्रोच। आपने यंग चिल्ड्रन जो है उनको न्यू इक्विपमेंट जो है वो दिखानी है, आप उसकी तरफ उसको यही आपने उसको मैनिपुलेट कर देना है कि देखिए ये क्या चीज है, किस तरह काम करती है, इस तरह से, ठीक है। मेक अ कम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट प्लान एट एन अर्ली स्टेज। अर्ली स्टेज पे आपने बेबीज के लिए जो है एक छोटा सा प्लान ट्रीटमेंट प्लान बनाना है, ना कि इस तरह की बड़ा ट्रीटमेंट प्लान हो, ताकि उनका बस काम हो जाए। यूज लोकल एनेस्थीसिया एंड रबर डैम। लोकल एनेस्थीसिया भी आप यूज कर सकते हैं ताकि पेन भी कंट्रोल रहे, और रबर डैम फॉर द आइसोलेशन रहे। सेलेक्ट रिस्टोरेटिव मटेरियल टेकिंग इन अकाउंट द हाई रिस्क ऑफ फर्दर कैरीज इन यंग चिल्ड्रन, ठीक है। आपने एक ऐसा रिस्टोरेटिव मटेरियल यूज करना है ताकि वो बेबीज की आगे हाई रिस्क की चांसेस को कम कर सके, ना कि ज्यादा कर सके। स्टेनलेस स्टील क्रोम भी हमारे पास एक इफेक्टिव रिस्टोरेशन है प्राइमरी मोलर्स के लिए विद कैरीज मोर देन 2 सर्फेसेस, ठीक है।
तो बेबीज के लिए हम स्टेनलेस स्टील क्रोन भी यूज कर सकते हैं उनकी प्राइमरी मोलर से, अगर आपने रिस्टोरेशन करनी है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एक्सट्रैक्शन ऑफ टीथ, कि हमने टीथ की किस तरह से एक्सट्रैक्शन यानी किन केसेस में उनकी एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। तो प्री स्कूल चिल्ड्रन में एक्सट्रैक्शन इज इंडिकेटेड फॉर टीथ दैट आर अनरिस्टोरेबल। हम एक्सट्रैक्शन तब करते हैं जब हमारे पास रिस्टोर ना हो सके, ठीक है, यानी या तो बेबीज को एक्सटेंसिव कैरीज आ चुकी है और या फिर काफी ज्यादा टूथ जो है वो डिके हो चुका है और उसने टूथ को डिस्ट्रक्ट कर दिया है, ठीक है। तो उस केसेस में आपने फिर टूथ जो है वो रिस्टोर नहीं हो रहा, तो रिस्टोर नहीं हो रहा तभी हम एक्सट्रैक्शन करेंगे, ठीक है। तो एक्सट्रैक्शन में इट में आल्सो बी इन्फोर्स्ड बाय एक्यूट पेन और इन्फेक्शन। एक्सट्रैक्शन हम तभी अक्सर कर लेते हैं जब पेशेंट को पेन होता है या फिर इन्फेक्शन होती हैं। एंड इन प्री स्कूल चिल्ड्रन द एक्सट्रैक्शन ऑफ 1 or 2 teeth can often be accomplished under local analgesia, ठीक है। वही बात कि प्री स्कूल चिल्ड्रन में अगर आप एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं 1 या 2 टीथ की, तो आपने लोकल एनेस्थीसिया भी जरूर देना है, इनहेलेशंस के फॉर्म में दे सकते हैं, ठीक है, यानी आप उनको इंजेक्शन ना दें। तो लोकल एनेस्थीसिया आप उनको इनहेल करवाएं, चिल्ड्रन से आपके पास और सेडेशन भी दे सकते हैं, ठीक है, विच इज द यूजफुल एजेक्शन फॉर एंशियस चिल्ड्रन। वो बच्चे जो काफी ज्यादा डरते हैं तो उनके लिए आप जो है ये वाले ओरल सेडेशन भी दे सकते हैं और इनहेलेशन की फॉर्म में भी एनेस्थीसिया दे सकते हैं। अगर आपके पास मोर एक्सट्रैक्शन नीडेड है, सो इट कैन समटाइम्स बी कैरिड आउट एट द सेम टाइम, ठीक है। आप उसकी जो मोर एक्सट्रैक्शन अगर यानी उसी टाइम पे, यानी आपने एक टूथ निकाल दिया है, आपने उसको एनेस्थीसिया ओरल सेडेशन दिया है, तो दूसरे के लिए भी दोबारा दे सकते हैं, ठीक है। तो वही दोनों काम जो है वो आप एट द सेम टाइम कर सकते हैं ताकि पेशेंट को पेन और डिस्कम्फर्ट फील ना हो। मेन एम हमारा यही है ताकि बच्चे ना डरें और उसको कोई पेन फील ना हो। In preschool children with extensive caries, extraction of first primary molar with maintenance and restoration of second primary molar। अगर आपने एक टूथ को निकालना है तो दूसरी को आपने मेंटेन रखना है, ठीक है। और अगर आप सेकंड मोलर को निकाल रहे हैं तो फर्स्ट मोलर को आपने मेंटेन रखना है और रिस्टोर रखना है, ठीक है। वेयर पॉसिबल इज ऑफन अ गुड प्लान। आपका गुड प्लान यही होगा कि अगर आप एक टूथ को निकाल रहे हैं तो दूसरी को रिस्टोर और मेंटेन रखें, ठीक है। Not only does this limit the risk of the further decay by eliminating posterior primary contact areas, but it also minimizes the deleterious effect of early extraction on the developing dentition। इसका फायदा ये होगा आपके पास कि आप एक तो निकाल रहे तो दूसरे को मेंटेन और रिस्टोर इसलिए रखें ताकि दोनों टीथ के बीच में थोड़ी सी वो स्पेस आ जाए कॉन्टेक्ट एरियाज में। यानी आप उन्हें उनके कॉन्टेक्ट एरियाज को थोड़ा सा एलिमिनेट करना है, वो इसलिए ताकि एक टूथ का दूसरी टूथ के ऊपर इफेक्ट ना आ सके, ठीक है। और अगर उसके बाद आपके पास परमानेंट टीथ एरप्ट हो रहे हैं तो उस पर भी कोई इफेक्ट ना आए, वो भी नॉर्मली एरप्ट हो सके। फोर्थ ट्रीटमेंट प्लान हमारे पास ये है कि जब आपने एक्सट्रैक्शन कर ली है तो आप मिसिंग टीथ को रिप्लेस करें। तो रिप्लेसिंग के लिए वेयर द चाइल्ड इज मोटिवेटेड, डेंचर्स आर सरप्राइजिंगली वेल टॉलरेटेड, ठीक है। आपने टूथ को रिप्लेस करने के लिए आप डेंचर्स भी यूज कर सकते हैं बेबीज के लिए, ठीक है। और डेंचर का सारा तरीका वही होगा जो आपने एडल्ट के लिए यूज किया है। तो अगर चाइल्ड को मोटिवेटेड रहा तो आप डेंचर्स जो है वो चिल्ड्रन में टॉलरेट हो सकते हैं। अगर आपका जो पेशेंट है, चिल्ड्रन जो है वो है इनकरेज है, मोटिवेटेड है, वो भी चाहता है, तभी आपका डेंचर जो है वो सक्सेसफुल रह सकता है। सो सिंपल रिमूवेबल एक्रेलिक डेंचर्स हम उनके लिए यूज करते हैं विद द गम फिटेड, ठीक है। प्राइमरी प्रोस्थेटिक टीथ उसके ऊपर होता है, गम फिटेड होता है और रिमूवेबल डेंचर है एंड क्लैप्स भी उसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं। ऑन द सेकंड मोलर्स कैन इफेक्टिवली रिस्टोर एस्थेटिक। अब इस केस में उनका फर्स्ट प्राइमरी मोलर जो है वो एक्सट्रैक्ट हो चुका है पिछले केस में, ठीक है। तो यहाँ पे वो क्या करें कि वो इसी टूथ को रिस्टोर कर रहे हैं और रिमूवेबल डेंचर भी ये लगा रहे हैं और उसका क्लैस्प जो है वो सेकंड मोलर पे प्लेस है और इससे उसकी एस्थेटिक भी रिस्टोर हो जाती है। So even full denture can be highly successful in cases where the child is keen to have teeth replaced। अगर बच्चा चाहता है कि उसकी टूथ जो है वो सारे रिप्लेस हो जाए तो आप उसके लिए फुल डेंचर भी यूज कर सकते हैं। The method of constructing dentures are essentially the same as those in adults। वही बात कि आप एडल्ट के लिए वही सेम डेंचर उसी तरह बना सकते हैं जिस तरह के आप आप प्राइमरी में वही सेम उसी तरह बना सकते हैं जैसे कि आपने एडल्ट का पढ़ा है, ठीक है। It is important that careful attention is given to cleaning such appliances
अच्छा, अगर डेंचर्स प्राइमरी टीथ में लगा रहे हैं और वो जो है डेंचर आपके पास रिमूवेबल फॉर्म में है या फिर कंप्लीट है, ठीक है, तो दोनों के लिए आपको क्लीनिंग करने की जरूरत होगी। तो आपने केयरफुली अटेंशन देनी है टुवर्ड्स द क्लीनिंग ऑफ सच अप्लायंसेस ताकि आप अवॉइड करें कंट्रीब्यूटिंग टू फर्दर डिजीज। यानी ऐसे ना हो कि इसी डेंचर से आपको और डिजीजेस हो जाए आपके पेशेंट को, तो इसलिए उसकी क्लीनिंग भी मस्ट होनी चाहिए। ओके, आई होप सो कि आप सबको समझ आ चुका होगा। हमारा चैप्टर यहाँ पे एंड हो जाता है, ठीक है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट फिर चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और कोई अगर क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।